चलो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक, अब इधर ध्यान दो। आप देखो, एल्कोहल के हमको क्या क्या पढ़ना है। एल्कोहल के हमको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है और एल्कोहल के हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। ठीक, एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी टपक सकते हैं। ठीक, इसलिए इसको भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़नी है हमको? एल्कोहल की पढ़नी है। एल्कोहल क्या होता है? आपका हाइड्रोकार्बन चेन में क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है। अब ध्यान से सुनिए आप बात को। जो भी एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसके कारण होती हैं? एल्कोहल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। ठीक, एल्कोहल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब ये कह सकते हैं ना कि एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? 11th में वैसे पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो तो इधर देख लो। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मान लो आपके पास कोई एक एटम है। एटम क्या, कोई मॉलिक्यूल है। मान लो ये आपके पास एक अणु है। ठीक, अब इस अणु के अंदर या तो आपके पास फ्लोरीन होना चाहिए, या फिर आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए। और इन सब के साथ में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है और ये मॉलिक्यूल नंबर इधर 2 है। इसके अंदर या तो फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए और यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से एक कोई मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा है जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक, वो बॉन्ड क्या होता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो पहले इधर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहली बात तो बेटा क्या होता है? 2 अणुओं के बीच लगने वाला बॉन्ड फोर्स होता है। ठीक, तो एक तरीके का क्या है? ये वैन डर वाल फोर्स है। वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स क्या होते हैं? वैन डर वाल फोर्स होते हैं। अब इस वैन डर वाल फोर्स में सबसे पावरफुल जो फोर्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल फोर्स होता है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल फोर्स होता है। मतलब वैन डर वाल फोर्स में 3-4 तरीके के फोर्स आते हैं, जैसे डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इस तरह के फोर्सेस क्या कहलाते हैं? आपको वैन डर वाल फोर्स कहलाते हैं। और वैन डर वाल फोर्स में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। मान लो आपके पास ये पहला मॉलिक्यूल आपके पास एक वाटर का है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे लिखते हो आप? H2O लिखते हो। ये दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है आपका? H2O है। अब ये मॉलिक्यूल देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक मौजूद है, तो ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, मौजूद है। इस वाले में भी वैसे ही है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, मौजूद है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये हो गया पानी का एक अणु, और इधर बना लेते हैं पानी का ये दूसरा अणु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसे बनेगा। अब इन 2 अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल काम करेगा? देखो, ये वाला इसका ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को कहेंगे हम लोग, कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो डॉटेड लाइन का फोर्स दिखाया गया है, ये कौन सा फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स है। ठीक, समझ गया ना इतना? अब जैसे देखो, हमने ले लिया मान लो NH3। अब क्या NH3 के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? चलो चेक करते हैं। एक मॉलिक्यूल हमने NH3 लिया, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या लिया हमने? NH3 लिया। तो क्या NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। इसको हम बना सकते हैं ऐसे, NH
एच एच NH3 हो गया ये। अब ये वाला NH3 ऐसे बनाइए आप, NH अब देखो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, तभी आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से जुड़ जाएगा, ठीक, तब क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इन तीनों के अलावा कुछ और होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ पर देखो ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का है और इस मॉलिक्यूल का क्या है, ये नाइट्रोजन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा फोर्स डेवलप हो जाएगा और इसी को क्या कहोगे आप, इसी को कहोगे आप हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो क्लियर हो गया ना। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ जुड़ता है तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाले के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से जुड़ेगा, तब क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये तो क्लियर हो गया ना। ये हमने पानी का एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने ले लिया किसका एग्जाम्पल, ये हमने ले लिया NH3 का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ के आ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं एल्कोहल। तो अब देखते हैं क्या एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलो एल्कोहल को सबसे सिंपल एल्कोहल कैसे होता है, CH3OH सबसे सिंपल एल्कोहल है। इसको अगर लिखने की कोशिश करोगे तो आप कैसा बनेगा, ये O, इधर एक CH3, इधर एक H, ये हो गया आपके एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल। और यहीं पर आप ले लो एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल OH CH3, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया आपका मेथनॉल का और ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या इनके बीच में बॉन्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है, मैंने क्या कहा है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, आसानी से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। और एल्कोहल के सारे गुण किस पर निर्भर करेंगे, सारे के सारे गुण इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर निर्भर करेंगे। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं ना कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, एल्कोहल की, वो किस पर डिपेंड करती है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब दो अणुओं के बीच लगने वाला बल है। देखो ये हो गया पहला अणु और ये हो गया बेटा दूसरा अणु, दो अणुओं के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक। तो ये क्या है, दो अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स है, ठीक। फटाक से नोट करो इतना। चलो एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल होती है किसमें, एल्कोहल्स में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन एल्कोहल्स, ठीक। तो ये हो गई आपकी पहली बात। अब दूसरी बात, जितने भी आपके अल्कोहल होते हैं, जितने भी आपके अल्कोहल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मतलब किस अवस्था में होते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं। तो दूसरी बात भी लिख लो, ऑल अल्कोहल्स आर मोस्टली फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। मतलब किस रूप में पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। और सबसे आपका पहला अल्कोहल कौन सा होता है, सबसे पहला अल्कोहल एक कार्बन का होगा, ठीक। वो हो गया, देखो ये हो गया आपका एक कार्बन, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, OH। कितने बॉन्ड खाली हैं इसके, 3 बॉन्ड खाली हैं, तीनों पर क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। ये आपका सबसे पहला अल्कोहल होता है। नाम क्या लिखते हो इसका, मेथिल अल्कोहल। ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। अब देखो इसमें आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, CH3
उसके बाद लास्ट में OH, ऐसे लिख सकते हो ना। अब इसमें आपको दो पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट तो ये वाला दिख रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है ना, और ये एक दूसरा वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक। तो इसका ये वाला पार्ट ध्यान से सुनो जरा, ये कौन सा पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो ये हो गया इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये इसका क्या हो गया, नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। ठीक, तो देखो आप, ये जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला पोर्शन होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक। तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ये वाला पोर्शन क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है बेटा, ये वाला होगा आपका वाटर सॉल्युबल पोर्शन। और जब वाटर सॉल्युबल होता है उसको क्या कहते हो आप, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास देखो, ये था आपके पास CH3OH, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है, मतलब जो जल में घुलनशील नहीं होगा। और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये वाला पोर्शन जल में घुलनशील होगा, ठीक। अब जल में घुलनशील क्यों होता है, क्योंकि यही पोर्शन क्या बनाता है, आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो आगे, सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, एल्कोहल CH3OH, ये मेरा पहला एल्कोहल है। उसके बाद CH3 लिख दो, चाहे इसको CH3CH2 लिख दो, बात सेम ही है, ठीक। तो ऐसे लिख लेते हैं CH3CH2OH, ये मेरा दूसरा एल्कोहल। उसके बाद CH3CH2CH2OH, ठीक। ये मेरा तीसरा एल्कोहल। इसको आप क्या कहते हो, मेथिल एल्कोहल कहते हो। और ये वाला आपका एथिल एल्कोहल है, और ये वाला आपका प्रोपिल एल्कोहल है, ठीक। तो देखो, जो आपका पहला वाला एल्कोहल होता है मेथिल एल्कोहल, ये हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और ये वाला भी आपका हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। और ये वाला बेटा केवल सॉल्युबल होता है, ठीक। अच्छा, इन तीनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है, देखो इन दोनों को मैंने क्या लिखा है, इन दोनों को मैंने लिखा है ये हाईली सॉल्युबल है, मतलब तुरंत मिलाओगे तुरंत पानी में ये क्या होंगे, घुल जाएंगे। और ये वाला क्या लिखा है मैंने, सॉल्युबल लिखा है, मतलब इन दोनों की अपेक्षा ये कम घुलनशील है। फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जिसमें आपका एक कार्बन वाला जो एल्कोहल है वो बहुत तेज़ी से पानी में घुल जाता है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल भी पानी में तेज़ी से घुल जाता है, ठीक। लेकिन जो आपका 3 कार्बन वाला एल्कोहल होता है वो पानी में घुलता है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम तेज़ी से घुलता है। तो ऐसा क्या है इसमें जो इन दोनों में नहीं है, तो देखो यहाँ पर कार्बन की चेन 1 कार्बन की है, यहाँ पर 2 कार्बन की है, यहाँ पर 3 कार्बन की है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है यहाँ पर देखो 1 कार्बन का है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन 2 कार्बन का है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन 3 कार्बन का है। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं ना कि एज द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये उसकी जल में विलेयता घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक। तो चलो नोट करो इसको, यहाँ पर लिखते हैं अगला पॉइंट। as the number of carbon atom increases in hydrocarbon chain, the
solubility of alcohol in water डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी किसमें, हाइड्रोकार्बन चेन में, वैसे वैसे अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक, अब देखो इधर, अब पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा जो C2H5 CH3 और OH है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या फिर ये आपका CH3OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसको आप नोट कर लो, फिर इधर चेक करते हैं। देखो ये पानी में घुलता कैसे है, एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया CH3OH मेथनॉल का एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ले लेते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ पर ले लेते हैं एक और O, ठीक। देखो ये हमने क्या लिया है, मेथिल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया है, इधर भी मेथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है, उसको पानी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मिलता है, इसको ऐसे बना लेते हैं HO, ठीक है ना। ये हमने एक पानी काउंट ले लिया, इधर एक मेथनॉल ले लिया, इधर भी एक मेथनॉल लिया है। अब देखो इस मॉलिक्यूल का H इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ के हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये भी हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो देखो जैसे ही हमने मेथिल अल्कोहल को पानी मिलाया, तुरंत क्या बन गया, पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये जल में विलय होगा कि नहीं होगा, बहुत आसानी से विलय होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो अब मिटाएं। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, एथिल का हो गया C2H5OH। ठीक, अब इसी का, ये आपका एथिल अल्कोहल है ना, अब इसी का बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप अगर आइसोमर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये OH ग्रुप का है। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है और इधर वाला जो बनाएंगे वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहे, C2H5OH ही रहे। तो इधर देखो क्या इसको आप CH3O लिख सकते हो ना। ये भी देखो C2H6O है और ये भी देखो C2H6O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा कि नहीं आएगा। और ये क्या है बेटा आपका ROR है ना, तो ये क्या है आपका ईथर है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये वाटर सॉल्युबल होगा, ये वाला तो वाटर सॉल्युबल होगा ना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये वाला नहीं होगा। देखो इसके अंदर क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती। ठीक, तो ये क्या होगा, ये तो होगा आपका वाटर सॉल्युबल होगा, मतलब ये पानी में घुल जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा और ये वाला वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक, तो याद रखना आपके ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन आपके अल्कोहल क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मिटाएं। देखो अभी तक हमने पहली प्रॉपर्टी देखी, वो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सॉल्युबिलिटी थी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि जल में भी लेता। तो हमने देखा कि अल्कोहल में जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। सॉल्युबिलिटी होती क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण। कोई चीज़ जल में तभी घुलती है जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है। ठीक, तो चलो आगे देखो, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट।
पहली प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे लिखते हो, शॉर्ट में BP। अब ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखो बॉयल मतलब क्या होता है, उबलना। और उबलेगा क्या, लिक्विड जो होगा वही तो उबलेगा ना, कि सॉलिड उबलेगा, लिक्विड जो होता है वही उबलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मान लो आपके पास यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ है, मान लो ये आपका एक टब है, इसमें एल्कोहल भरा हुआ है, ठीक। अब इसको कर दो आप यहाँ से बंद, और नीचे से क्या करो, आप इसको गर्म करोगे। तो अभी तक किस फॉर्म में है ये अभी तक लिक्विड फॉर्म में था। जब आप इसको गर्म करोगे तब ये किस फॉर्म में चला जाएगा, जब आप गर्म करोगे तो ये उबलेगा ना, उबलेगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो गया, तो किस रूप में आ गया है, ये गैस के रूप में आ गया है, ठीक। तो देखो जब आप इसको गर्म करना चालू करोगे तो क्या तुरंत ही ये गैस में चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचेगा, उस टेम्परेचर पर बढ़ने के बाद क्या होगा, इसका तापमान नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसकी अवस्था क्या हो जाने लगेगी, चेंज होने लगेगी, ठीक। तो मान लो यहाँ पर अगर मेथिल अल्कोहल भरा था, CH3OH भरा था, ये भी क्या है, तरीके का अल्कोहल है ना। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम गर्म करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गर्म होना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, ये उबलने लगेगा। तो जिस टेम्परेचर पर ये गर्म होना बंद हो जाए, या फिर जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड से किस में चेंज होने लगे, गैस में चेंज होने लगे, उसी पॉइंट को क्या कहते हो आप, उसी को कहते हो बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुन लो, जिस टेम्परेचर पर मेरा लिक्विड गैस में चेंज होने लगता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब एल्कोहल तो कई टाइप के होते हैं, जैसे ये वाला हमारा मेथिल अल्कोहल है, फिर एथिल अल्कोहल आएगा, फिर प्रोपिल अल्कोहल आएगा। तो क्या सारे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एक ही जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब हमको ये देखना है कि हमारे सारे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझ गए ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेरा लिक्विड जिस टेम्परेचर पर किस में चेंज होने लगे, गैस में चेंज होने लगे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक। अब देखो एक बात याद रखना, ये जो आपका एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, एल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वैसे आप हमेशा केस में देख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के, ठीक। मोलर मास का मतलब होता है आपका आणविक द्रव्यमान। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना आएगा, CH3OH का, इसका मॉलिक्यूलर वेट 12, इसका 3 × 1 प्लस इसका 16 + 1, इन सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया ये 16 × 1 = 17, 3 = 20, 20 × 10 = 30, 2 = 32। तो इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 32, ठीक। अब इसमें ले जाओ आप C2H5OH का, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना आएगा, 46 आएगा, निकाल के चेक कर लो। 12 दूनी 24, 24 × 6 = 30, 30 × 10 = 40, 6 = 46, इसका 16 होता है ना। देखो 12 1 का होता है तो 2 कार्बन का कितना हो गया, 24, 5 हाइड्रोजन 5 हो गया, प्लस 16 ये हो गया, और प्लस 1 ये हो गया, ठीक। तो 5 × 1 = 6, 24 × 6 = 30, 30 × 10 = 40, 6 = 46, ठीक। तो इस देखो पहला अल्कोहल ये था, दूसरा अल्कोहल ये था। अब तीसरा अल्कोहल लेते हैं हम लोग C3H7OH, ठीक। इसका कितना होगा, इसका होगा लगभग 60 होगा, इसका लगभग 60 होगा। तो जैसे जैसे हमारी कार्बन की संख्या बढ़ रही है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक। और मैंने क्या कहा, आपका बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस मोलर मास के। इसका मोलर मास 32 है, इसका 46 है, इसका 60 है, ठीक। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा, देखो मेरे पास 3 अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, CH3OH, C2H5OH, रुको इसको ऐसा लिखते हैं, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। मेरे पास 3 अल्कोहल हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32 है, इसका 46 है, इसका 60 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रहा होगा गैस में, तो ये 60 पर होगा, ये वाला
70 पे होगा, इसके बाद वाला 80 पे होगा। जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मोलर मास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बढ़ेगा तब ये भी बढ़ेगा। तो हम अगर ये कहें कि मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ ही रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो मोलर मास कब बढ़ता है, ये तो सब में सेम है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये वाला पोर्शन हो रहा है ना, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन की चेंज है, ये चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब लोअर एल्कोहल से आपके हायर एल्कोहल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है ना। तो जैसे जैसे एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन चेन की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये आखिरी बात है, इसको भी आप नोट कर लो। तो एज द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ एल्कोहल देखो, एज द नंबर ऑफ कार्बन लिखो, एज द नंबर ऑफ कार्बन in hydrocarbon chain of alcohol increases, the boiling point of alcohol increases। ठीक, मतलब जैसे जैसे क्या होगा, आपका हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी किसमें, एल्कोहल में, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ठीक, चलो। और कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे देखो अभी ईथर का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा ना, जैसा भी आपने लिखा था C2H5OH और दूसरी तरफ लिखा था CS3O और CS3। अब इन दोनों में से पूछे कि किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो किसका होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, पावरफुल होती है। जो पावरफुल बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में ताकत लगेगी कि नहीं लगेगी, तो इसका मतलब एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब पावरफुल है। पहले क्या होता है, लिक्विड के अणु पास पास होते हैं, जब आप उनको गर्म करते हो तो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो अगर ये तेज़ी से आपस में खींचे हुए हैं तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। अगर कमजोरी से जुड़े हुए हैं तो हल्का सा भी करोगे दूर हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें ये क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल तरीके से जुड़े होते हैं, इसमें कम पावरफुल तरीके से जुड़े होते हैं। तो इसको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और याद रखना, इसके जितने भी फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल के जितने भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, ठीक, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उन सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक, तो जितने भी एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एल्कोहल का होता है। ठीक, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखो और कल से अगली क्लास हम देखेंगे एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, चलो।